हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिटेल्ड टॉपिक पर, इस डिस्कशन में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में, हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में, हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल विजिबिलिटी के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे प्रॉफिट से रिगार्डिंग हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब हमारी कैपेबिलिटी के बारे में बताता है, हमारी कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बताता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि ये बेस्ड होता है किस पे, ये बेस्ड होता है हमारे प्रॉफिट अर्निंग ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट अर्न ऑफ अ बिजनेस से बेस्ड होता है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। ठीक है, ओके। ये हमें बताता है हमारे फाइनेंशियल विजिबिलिटी के बारे में, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बताता है। ठीक है, अब इनके कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब कि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर क्या क्या रेशियोज और पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, अर्निंग पर शेयर देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। चलिए इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें एक रिलेशन बताता है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट एंड हमारे नेट सेल्स के बारे में। ये एक रिलेशन बताता है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट एंड हमारे नेट सेल्स के बारे में। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये हमें बताता है कि हमने जो सेल किया है, हमने जो हमारे गुड्स को सोल्ड किया है, उस सोल्ड पे हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, हम लोग उन गुड्स पे कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे प्रॉफिट के बारे में बताता है, हमारे प्रॉफिट के सेल्स के बेसिस पे हमारे प्रॉफिट के बारे में बताता है। ठीक है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स के बारे में बताता है। ये हमें बताता है हमारी ट्रेडिंग एफिशिएंसी, मतलब हम कितना ट्रेड कर रहे हैं, उस ट्रेड कर रहे हैं तो कितना अर्न कर रहे हैं, वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट जितना निकल रहा है उसके बारे में बताता है। इट रिवील्स द ट्रेडिंग एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस एंड इसको हम लोग इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कैसे? परसेंटेज में। इसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे प्रॉफिट के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जितना प्रॉफिट, जितना हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेंगे, उतना हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा। इसका मतलब होता है कि जितना ज्यादा हमारा रेशियो आएगा, हायर विल बी बेटर। जितना ज्यादा हमारा रेशियो आएगा उतना हम प्रॉफिटेबल, मतलब उतना हम बेटर पोजीशन में रहेंगे बिजनेस के, मतलब ज्यादा अर्न करेंगे। ठीक है, ओके। और जितना हमारा प्रॉफिट अगर कम रहेगा, हमारा जो रेशियो है वो कम रहेगा, इसका मतलब होता है कि हम लोग इनएफिशिएंट हैं अपने सेल्स को ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब कि हम लोग सही से उसमें जो हम प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सेल्स को सही से प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे। ग्रॉस, पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। फिर से एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब वन बाय वन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स कैसे निकालते हैं, ये लोग ये चीज देखेंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल जो सेल्स हुआ है, सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दे तो क्या आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा हमारा वही जो अभी चलिए फिर से बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब नेट सेल्स मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इससे क्या आ जाता है हमारा नेट सेल्स आ जाता है नेट सेल्स आ जाता है। ठीक है, ओके। फिर से एक बार देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स कैसे निकलता है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओके। अब कुछ इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताता है। ये हमारे प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताता है और इसका मतलब होता है, ये बताता है जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना हमारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगी और मतलब उतने हम बेटर पोजीशन में रहेंगे। और लो प्रॉफिट क्या बताएगा? इनएफिशिएंट सेल के बारे में बताएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे, इजी सा क्वेश्चन है और उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, कनिका लिमिटेड हैड सेल्स 8 lakhs rupees and earn a gross profit on cost 25% on cost। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले हमको तो कॉस्ट पता होनी चाहिए, कॉस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या बताया था? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो सबसे पहले हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद नेट सेल्स निकालना है। नेट सेल्स तो दिया हुआ है क्योंकि इसमें यहाँ पे रिटर्न नहीं है। नेट सेल्स 8 लाख रुपीस एंड हम लोग चलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब कि अगर हमारा जो कॉस्ट है, अगर लेट करते हैं हमारा जो कॉस्ट है 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज है तो इस पे हमारा 25% अगर सेल्स लगाएंगे तो सेल प्राइस हमारा कितना होगा? 125। 25 रुपीज प्रॉफिट एंड 125 क्या होगा? सेल्स प्राइस। तो अगर इसको हम लोग सेल्स पे देखेंगे, अगर सेल्स पे देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, अगर हम लोग इसको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स देखते हैं तो इसका कैसे निकालेंगे? 25, मतलब जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है 25 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना? 125। 25 डिवाइड बाय 125 मतलब कि 1/5। 1/5। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट चलिए वो निकाल देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 8 लाख रुपीस का। 8 लाख रुपीस का ऑन ये सेल्स आ गया 8 लाख। तो 8 lakhs multiplied by 1/5। 8 lakhs multiplied by 1/5 कितना आ गया हमारा? 1,60,000। डायरेक्ट आ गया हमारा 1,60,000। ओके, फिर हमारा यहाँ पे नेट सेल्स कितना दिया हुआ है? नेट सेल्स 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आया? ये हमारा 20%। कितना आया? 20%। ठीक है, ये हमारा 20% आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसको क्या बोलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बताता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक रिलेशन बताता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में। ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स, ये हमारा एक रिलेशन बताता है ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स के बारे में। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स। ठीक है, अच्छा ये और क्या हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बताता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम अपने ऑपरेशन, जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उस चीज में हम लोग कितने एफिशिएंट हैं, मतलब कितने सही से अच्छे से काम करते हैं उन चीजों का। उसकी डील्स हम लोग कितने अच्छे से, मतलब उसका कॉस्ट कितना कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। इट इंडिकेट द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, ओके।
तो अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब ये क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट? हमारा जो बिजनेस करने में टोटल खर्चा आया वो हो जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो टोटल खर्चा आया मतलब हमने जितने का सामान बेचा वो, और जो हमारे एडिशनल जो खर्चे लगे, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो जाता है, जैसे खर्चे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग मैंने किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अगर अलाउड किया तो वो, बैड डेट्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो पता चल गया कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने पहले पढ़ा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से भी हम लोग इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लोन जो रहता है वो सारी चीजें हम इसको ऐड करके क्या निकाल लेते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको नेट सेल्स से डिवाइड करते हैं। नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ये होता है, मतलब इसमें ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं बस वही इंक्लूड किए जाते हैं। नॉन ऑपरेटिंग हमारे ना इनकम ना एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। नॉट इंक्लूड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो हमारे ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट पेड मतलब अगर किसी चीज पे लॉन्ग टर्म मतलब डेवेंचर्स है या लोन्स है, तो उन पे अगर हम इंटरेस्ट पेड करें तो वो हमारा ऑपरेशन का पार्ट नहीं होता है, वो हमारा लॉन्ग टर्म होता है ना। हमारा जो ऑपरेशन होता है वो मतलब विद इन 1 ईयर ही होता है। डिविडेंड अगर पेड किया, या फिर लॉस ऑन फिक्स असेट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन फिक्स असेट्स अगर हो रहा है ऐसा कुछ, तो ये सारी चीजें, लॉस ऑन फायर, लॉस ऑन थेफ्ट, ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूड नहीं करते बिकॉज ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। फिर कुछ इनकी बातें देखेंगे। ये हमें क्या बताते हैं, हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स, मतलब कि हमारे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सेल्स के कंपैरिजन में कितना आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जितना हमारा कॉस्ट कम आएगा उतना बेटर होगा, जितना हमारा कॉस्ट कम आएगा उतना बेटर होगा, लोअर विल बी बेटर। जो हमारा रेशियो होता है ये जितना कम आता है उतना बेटर होता है, मतलब उतने अच्छे से हम अपने प्रॉफिट को सब मतलब हम अपने प्रॉफिट दिखा पा रहे हैं, उतने अच्छे से हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न, तो इससे निकल आएगा नेट सेल्स निकल आएगा। ठीक है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,05,000, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, बैड डेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है सबसे पहले तो वो, तो क्या क्या आता है सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा टोटल सेल्स माइनस करेंगे, उसमें सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट सेल्स, उसमें माइनस कर देंगे अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 105,000। टोटल कितना आएगा? 4,35,000 प्लस सॉरी माइनस 15,000 माइनस 105,000, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड बैड डेट्स, ये सारे हमारे इसका पार्ट है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। तो कितना है? ऑफिस एक्सपेंसेस 27,750 प्लस 12,250 प्लस 7,500, ये तो ये निकला आया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये हमारा निकला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,62,500। ठीक है,
फिर हम लोग क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आया ये हमारा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आया है हमारा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा आया था 47,500, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया हमारा, 3,62,500। उसके बाद हम लोग नेट सेल्स निकालेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो मतलब कि 4,35,000 माइनस 15,000 कितना आएगा, 4,20,000, 4,20,000, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे यहाँ पे, 3,62,500, 3,62,500 डिवाइडेड बाई 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना परसेंट आया, 86.31%, 3085 समथिंग आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके 31% कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये क्या बताता है, ये एक रिलेशन बताता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल से रिलेटेड, एक रिलेशन बताता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल से एक रिलेशन बताता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम कितना अर्न कर रहे हैं ऑपरेशन से, मतलब जिस चीज का हम लोग एक्टिविटी बिजनेस कर रहे हैं, उस चीज से हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो हो गया डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, जितना सेल हम कर रहे हैं उस पे हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, हमारे जो गुड्स सोल्ड हैं उन पे हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या बताता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये एक रिलेशन बताता है हमारा, प्रॉफिट एंड नेट सेल्स से रिगार्डिंग एक रिलेशन बताता है। ये हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को निकालने में मदद करता है। क्या क्या निकलता है इससे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब हम अपने बिजनेस को मैनेज करने में कितने एफिशिएंट हैं, हम लोग कितने एफिशिएंट हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोगों ने पहले अभी ऊपर पढ़ा कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कैसे निकालते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग यहाँ से आ जाएगा, हाँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर पड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स हमारी क्या होती है, नेट सेल्स को कंसीडर करता है क्या, सेल्स माइनस टोटल सेल्स माइनस रिटर्न, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग एक तरीके से और निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में हम लोगों को एक साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी पूछा है और ऑपरेटिंग रेशियो भी पूछा है, तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया है या क्वेश्चन में गिवन है, चलो सपोज करो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है को 100 से माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग रेशियो 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू किसके होता है, इक्वल टू होता है 100% के इक्वल होता है, ठीक है। 100% के इक्वल होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होता है, 100% के बराबर होता है, मतलब इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब कुछ बात करेंगे, ये हमारे क्या बताता है, इससे हम लोग क्या पता करते हैं, इससे हम लोग ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता करते हैं, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा ये हमें उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल मतलब बताएगा कि हम अपने प्रॉफिट्स को, हम अपने
जो हम लोग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो हम उतना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट दैट द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट इनकर्ड इन फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब क्या होता है, जो हमारे कॉस्ट हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको हम लोग बहुत अच्छे से, मतलब बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें बताता है हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब हायर विल बी बेटर होता है। ठीक है, हम उससे क्या होता है, ज्यादा, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा रेशियो होगा, उतना ज्यादा हम लोग एफिशिएंट हैं, यूटिलाइज करते हैं, मतलब उतना ज्यादा हम लोग एफिशिएंट हैं। ठीक है, ओके। चलिए इसके एक पर एक तो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट दैट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक बार फॉर्मूला चलो याद दिलाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, उसके ऊपर से सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने में मदद करेगा, है ना। और कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,40,000 प्लस प्लस इसमें करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड 18,000, प्लस करेंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड, मतलब 2,80,000। ठीक है, ओके। फिर इसको बात करेंगे, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स में से माइनस करो, मतलब 3 लाख में से 2,80,000 माइनस करो, बचेगा कितना, 20,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 6.666, मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6.67% आ जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। अब इसके बारे में, इसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। जो फोर्थ पॉइंट है वो बताता है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में, वो बताता है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है। नेट प्रॉफिट रेशियो एक रिलेशन बताता है बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। मतलब ये एक रिलेशन बताता है नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, मतलब जिसका मतलब क्या होता है कि हम लोग कितना नेट प्रॉफिट, मतलब कितना नेट प्रॉफिट सभी एक्सपेंसेस वगैरह को माइनस करने के बाद, वो जाए हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, वो जाए हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद हम लोग हमारे जो सेल्स है, जितना हमने कॉस्ट सेल किया है, मतलब गुड सोल्ड किए हैं, उन पे हम लोग कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये हमारा बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स एक रिलेशनशिप बताता है। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस, ये हमें बताता है ओवरऑल एफिशिएंसी बताता है, मतलब क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड रहते हैं, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड रहते हैं। इसकी वजह से ये क्या बताता है, ओवरऑल एफिशिएंसी बताता है बिजनेस की, मतलब हम टोटल कितना प्रॉफिट में है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक अच्छा टूल होता है जिससे हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो इसको देख के हमारे बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इसके परफॉर्मेंस को देख पाते हैं अच्छे से। ठीक है, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा रहता है उतना बेटर रहता है, और ये हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज पे। ठीक है, इसका रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट कैसे आता है, नेट प्रॉफिट आता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये, अगर क्वेश्चन में अगर ये नेट प्रॉफिट, मतलब अगर ये हमारी कम, मतलब जिस चीज का भी हमारा जो बिजनेस है, अगर वो टैक्स पे कर रहा है, तो जो नेट प्रॉफिट निकालेंगे आफ्टर टैक्स निकालते हैं,
और अगर हम लोगों ने कोई भी टैक्स नहीं दिया होता है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर टैक्स पे कर रही है कंपनी तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो बिफोर टैक्स होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करके निकालते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर कोई भी टैक्स में नहीं आती है कंपनी, मतलब जो टैक्स नहीं देता है हमारा बिजनेस, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला क्या बना, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। मतलब नेट प्रॉफिट की जगह पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट की जगह पे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स, या फिर अगर प्रॉफिट टैक्स नहीं करती है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब ये हमें क्या बताता है, ये एक नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में एक रिलेशन बताता है, जो हमने बताया कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हमारे टोटल ओवरऑल सेल्स पे। ठीक है, ओके। और ये हायर विल बी बेटर होता है, जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतना ज्यादा हम प्रॉफिट, जितना ज्यादा रेशियो होता है उतना ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, उतना ज्यादा हम एफिशिएंट रहते हैं, उतना ओवरऑल एफिशिएंसी उतनी ज्यादा हमारी होती है। ठीक है, ओके। फिर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट रेशियो का कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला आप लोग को याद है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। टोटल सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे नेट सेल्स निकालो, 4,50,000 आ जाएगा। 5 लाख माइनस 50,000 कितना आ जाएगा, 4,50,000 आ जाएगा। ये कितना क्या निकलेगा, नेट सेल्स निकलेगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स लिखा हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे निकालेंगे, हमारा नेट सेल्स कितना है, 4,50,000। 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, ये कितना आया, 90,000 हमारा आया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग इनडायरेक्ट मतलब ऑपरेशनल या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, ऑपरेशनल या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं ना, नॉन ऑपरेटिंग। अच्छा, तो -55,000 ये आया हमारा नेट प्रॉफिट। 55,000 नेट प्रॉफिट आया हमारा कहाँ पे, ये नेट प्रॉफिट आया हमारा 55,000। और अगर सॉरी, नेट प्रॉफिट आया हमारा 35,000। 55,000 क्या आया था हमारा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था ना, हाँ। नेट प्रॉफिट आया 35,000। ठीक है, ओके। फिर अब हम इसको फॉर्मूला में रखेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइड 35,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना आया, 7.777%, मतलब 7.78% राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है इसका, ये बताता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, ये एक रिलेशन बताता है किसके बीच में, हमारे अर्नड प्रॉफिट अर्नड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में एक रिलेशन बताता है। प्रॉफिट अर्न का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या फिर कोई टैक्स या फिर कोई डिविडेंड, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, से पहले देना नहीं, उससे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स। ठीक है, इसको पीबीआई टीडी भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बताता है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्नड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब प्रॉफिट हमने कितना अर्न किया। इसमें अर्न करने पे तो वो नहीं रहता ना कि इंटरेस्ट इंक्लूड तो नहीं रहता, टैक्स तो इंक्लूड नहीं रहता है, इसलिए बिफोर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या बताता है, ये हमें बताता है हमारे अर्निंग्स कितने हुए हैं फ्रॉम द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये हमें बताता है अर्निंग कितना हुआ है, जितना हमने पैसा लगाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, जितना पैसा लगाया था उस पे, मतलब हमारे कैपिटल, शेयर कैपिटल्स में मतलब जो कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, और उसमें से कुछ इसका सर्टेन फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे, ज्यादा इजीली से समझ में आएगा। ठीक है, वहां पे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बनाया था कैपिटल एम्प्लॉयड
का पॉइंट आया था, तो वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं इसको इक्विटी शेयर कैपिटल, जो शेयर होल्डर फंड्स का देखना पार्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जितने भी होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स अगर है वो ऐड करेंगे, माइनस माइनस करते हैं फिक्टिशियस असेट जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, ये सारी चीजें हो गई, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं फिक्टिशियस असेट्स, माइनस नॉन ऑपरेटिंग असेट्स, माइनस नॉन ऑपरेटिंग असेट्स मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो हमारे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इन सबको भी माइनस करते हैं, मतलब नॉन ऑपरेटिंग असेट्स को माइनस करते हैं। ठीक है, ओके, नॉन ऑपरेटिंग असेट्स को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं। एक बार फिर से देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब जिनको हम ट्रेड वगैरह नहीं करते वो सारे इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग हमारे ऑपरेशन का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज का, एवरीडे बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड और कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, और मेथड क्या होता है, फिक्स असेट्स में से अगर नेट फिक्स असेट्स में से करंट असेट्स को ऐड करें, मतलब टोटल असेट्स जो हो जाता है माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स फिक्स असेट्स नेट फिक्स असेट्स मतलब इसमें डेप्रिसिएशन हटा के प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, देन आता है कैपिटल एम्प्लॉयड और फिर नेट फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल तो इसी से आता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसी को एक साथ करके लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन में जैसा दिया रहता है उस हिसाब से हम फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में इन फॉर्मूला से रिलेटेड दी है तो ये लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। हाँ ठीक है, सारी बातें हो गई हैं। फिर ये हमारे क्या ओवरऑल एफिशिएंसी को बताता है, ये हमारा क्या होता था ओवरऑल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाला था कि हमारे जो नेट प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो हम बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे हम कितना अर्न कर रहे हैं, तो ये हमारे ओवरऑल एफिशिएंसी को बता रहा है। यहाँ पे ओवरऑल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस को बता रहा है। ये क्या होता है, जितना ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा हम एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब उतने अच्छे से हम बिजनेस को अपने कॉस्ट को यूटिलाइज कर पाएंगे और प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, कैपिटल को यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, और मैनेजमेंट हमारा बेटर रहेगा। अच्छा, ये यहाँ पे एक हमारा बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट किसका है, कृति लिमिटेड, कृति लिमिटेड का बैलेंस शीट है ऑन द 31 मार्च 2012 का बैलेंस शीट है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। देखो क्या क्या दिया हुआ है, अब हमको तो बस इसमें यही देखना है कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड के पहले का जो प्रॉफिट होगा वो आएगा। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, सारे कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है। 12% डिवेंचर्स भी दिया हुआ है, डेटर दिए, क्रेडिटर दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना हुआ है हम लोग का, ये हुआ है जाके प्रॉफिट हाँ, तो हम लोग इसमें सबसे पहले निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो इसमें क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, डिवेंचर 12%, डिवेंचर 12%, 75,000, 75,000 का 12%, ठीक है, 9,000 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। टैक्स, टैक्स तो है नहीं, टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। डिविडेंड
डिविडेंड से रिगार्डिंग भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कितना आया 37,500। ये हमारा जो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो दिया हुआ है 37,500। 37,500 इसमें से अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये तो रिड्यूस करके दिख दिया हुआ है ना, तो इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा हमको। हमने क्या बताया था, बिफोर, बिफोर मतलब से पहले। तो इसमें तो जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इस बैलेंस शीट में, तो इसमें तो रिड्यूस करके लिखा होगा, तो इसको ऐड बैक करेंगे ना। 9,000 इसको ऐड बैक किया, कितना आया 46,500। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सारे शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, जनरल रिजर्व में सारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाता है। फिर हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स जितने होते हैं, डिवेंचर वगैरह, वो सारे आ जाएंगे। प्रॉफिट को इंक्लूड करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन को हम लोग माइनस करेंगे। हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं ना। हाँ, चलो इसको कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल 1,50,000 प्लस जनरल रिजर्व 22,500 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम वाज 15,000 एंड 12% डिवेंचर्स 75,000। क्रेडिटर आएगा नहीं, 37,500। प्रॉफिट एंड लॉस माइनस 7,500 माइनस 70,000। दिस गोज टू, दिस कम्स टू 2,22,500। 2,22,500, ठीक है, ओके। ये हमारा निकल आया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, अब इसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला में लगाएंगे। हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कितना आया था, वो आया था 46,500 डिवाइडेड बाय 2,22,500 इज कम्स टू 20.8988%, मीन्स 20.89%, ठीक है। 89 या, हाँ ठीक है, या फिर आप 20.99% भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, 2 डिजिट में कर रहे हैं, तो 20.89 ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। इसको और क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी बोलते हैं। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड निकालेंगे, नेट वर्थ, ठीक है। इसका मतलब होता है, ये एक रिलेशनशिप बताता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स के बाद का प्रॉफिट, एंड शेयर होल्डर्स फंड। रिलेशन बताता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड शेयर होल्डर्स फंड। मतलब क्या होता है, नेट वर्थ हम लोग इससे निकालते हैं कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जितना वो शेयर्स ले रखे हैं ना, तो वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स जो हमारी इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड, मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिटर्न कितना कमा रहे हैं ऑन बाय द शेयर होल्डर्स, कितना रिटर्न कमा रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट, वो सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और माइनस नहीं, सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स फंड अभी निकालना सीखा हम लोगों ने। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सारे रिजर्व जितने भी होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस के बाद इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है, अदर रिजर्व्स माइनस करेंगे हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एंड अगर डेबिट का कोई बैलेंस है तो उसको माइनस करेंगे, तो आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। ऑलरेडी ये दिखाया जाता है, हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते ही हैं शेयर होल्डर्स फंड के नाम से। उसमें जितनी चीजें इंक्लूड होती हैं सारी चीजों को इंक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है तो, ठीक है। या फिर और हम लोग कैसे निकाल सकते हैं शेयर होल्डर फंड को, टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स में जितना लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज को अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, शेयर होल्डर्स फंड ही तो बचेगा। हाँ, बैलेंस शीट को इमेजिन करके देख लो, आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स पेएबल, ठीक है। टैक्स पेबल, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितना रिटर्न अर्न कर रहे हैं। ये क्या होता है कि मतलब शेयर होल्डर जितना ज्यादा करेंगे उतना
अच्छा रहेगा उतना ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, है ना। तो शेयर होल्डर्स तो इसीलिए पैसा लगाते हैं ना कि ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए, है ना। तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे तो उतना अच्छा होगा, तो मतलब हायर विल बी बेटर। कम प्रॉफिट अगर अर्न करेंगे तो वो क्या माना जाएगा, इनसफिशियंट माना जाएगा, इनएफिशिएंट माना जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमको क्या बताता है, अर्निंग पर शेयर मतलब 1 रुपये पे, मतलब 1 शेयर पे हम लोग कितना रुपया कमा रहे हैं, 1 शेयर पे हम लोग कितना रुपया कमा रहे हैं, ये बताता है। हमारा रिलेशनशिप बताता है प्रॉफिट अवेलेबल आफ्टर टैक्स वगैरह, मतलब प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, मतलब कि जो प्रॉफिट हम डिविडेंड में दे सकते हैं वो प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक रिलेशन बताता है किसका, प्रॉफिट अवेलेबल एंड प्रॉफिट अवेलेबल एंड इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट अवेलेबल का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड, प्रेफरेंशियल डिविडेंड वगैरह सब, मतलब इसमें बस किसका पार्ट है, इसमें बस इक्विटी शेयर्स वालों का पार्ट है। इक्विटी शेयर्स वाले कितना अर्न कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर में किसका प्रॉफिट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाला का। प्रॉफिट अवेलेबल टू ईच इक्विटी शेयर्स कितना मिल रहा है ये बताता है ये रेशियो, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, दिस रेशियो इज एक्सप्रेस इन रुपीज पर शेयर, मतलब पर शेयर के हिसाब से रुपीज पर शेयर में इसका एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब कितना रुपया कमा रहा है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर द इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में होता है उसमें से टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर द इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना कैसे होता है, सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना कैसे होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। हाँ, फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा ना, नंबर में आ जाएगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर क्या बताता है हमारा, अर्निंग पर शेयर हमें मार्केट प्राइस निकालना भी बताता है, ठीक है। ये हमें बताता है कि हमारा ये एक कंपैरिजन बताता है, हमारे डिविडेंड का एक कंपैरिजन बताता है कि हम पिछले लास्ट ईयर कितना अर्न किए थे, इस ईयर कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एक रिलेशन भी बता देता है, मतलब कंपैरिजन भी बता देता है, और ये जितना ज्यादा हम लोग अर्न करते हैं उतना ज्यादा बेटर होता है। और कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी के बारे में बताता है कि ये कितना डिविडेंड दे सकती है कंपनी, मतलब कि डिविडेंड ज्यादा देने वाली कंपनी है या नहीं है, ये भी बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन एग्जांपल करेंगे। AKS Limited earned the net profit of 75,000 during the 2012. The balance sheet of the company was, बैलेंस शीट में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए है और कुछ नहीं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले फेस वैल्यू दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल का ये जो 10 रुपया दिया हुआ है ये फेस वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,00,000 रुपीज। एक अर्निंग पर शेयर, सबसे पहले हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालने से पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हम लोग पहले तो इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट कितना हुआ है ये, हाँ सॉरी, इंटरेस्ट नहीं, जिसका इनका डिविडेंड मिलता है ना, 12% डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड कितना देते हैं, इनको डिविडेंड देना है 1,00,000 का 12% मीन्स 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज डिविडेंड देना है। तो इसको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड मतलब 75,000 में से अगर 12,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 63,000, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 1,00,000 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स। फिर अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, 63,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 पर शेयर, रुपीज में आ रहा है ना आंसर, देखो रुपीज 6.30, 6 रुपीज 30.30 पर शेयर अर्न कर रहा है,
ठीक है, एक शेयर पे कितना रुपए अर्न कर रहा है, 6.3 रुपीज अर्न कर रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है हमारे डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। ये रिलेशन बताता है हमारा डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर के बारे में। ये और क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारे पास डिविडेंड देने के लिए, हमारे पास डिविडेंड देने के लिए अमाउंट कितना है, मतलब इट रिवील्स द अमाउंट ऑफ अर्निंग दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। हम लोग कितना पैसा डिविडेंड के रूप में देने वाले हैं, देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमें बताता है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर अर्निंग पर शेयर। ये हमें बताता है कि हमने डिविडेंड अर्निंग के हिसाब से डिविडेंड कितना दिया है। ये बताता है हम अर्निंग के हिसाब से डिविडेंड कितने दिए हैं। ठीक है, हमारे अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हम लोग डिविडेंड कितना दे रहे हैं। ठीक है, ओके। इसको कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं, डिविडेंड टोटल कितना होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, डिविडेंड कितना दिया है डिवाइडेड बाय इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, अर्निंग नेट प्रॉफिट आफ्टर द इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट शेयर्स। ठीक है, ये क्या बताता है, ये हमारे ऑनर्स इक्विटी के बारे में बताता है, जिससे हम लोग ऑनर्स की इक्विटी को मतलब बढ़ाने के बारे में बताता है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और बताता है ये, हाँ, ये बताता है डिविडेंड पेड टू ईच शेयर्स कितना दे रहे हैं, ये हमें बताता है। और बताता है ये कंपैरिजन बताता है डिविडेंड पर शेयर, एक कंपैरिजन कर सकते हैं ना डिविडेंड इस साल के, और कंपैरिजन कर सकते हैं डिविडेंड इस साल के और प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को एक कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला के हिसाब से एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिविडेंड पर शेयर निकालना है एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। डिविडेंड पर शेयर निकालना है एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड टोटल पेड इतना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना है, एंड अर्निंग इक्विटी शेयर कैपिटल वाज इतना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल आएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा, 10,000 रुपीज, 10,000 शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए, डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए 1,92,500 डिवाइडेड बाई 10,000, ये कितना आएगा 19.25, 19.25। एक पहला सॉल्व हो गया। दूसरा डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अब अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। अर्निंग पर शेयर इंटरेस्ट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वगैरह सब है, 5,50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, ये कितना आ गया 55। ये कितना आ जाएगा हमारा, अच्छा हाँ, डिविडेंड को भी तो माइनस करते हैं, प्रेफरेंशियल डिविडेंड, इसको भी तो माइनस करेंगे। तो ये इसको माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट में से, मतलब टोटल डिविडेंड को हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये 5,50,000 माइनस 1,92,500, 3,57,500 अमाउंट आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो ये कितना आया 35.75। अब इसको फॉर्मूला में रखेंगे, डिविडेंड पर शेयर कितना था 19.25 डिवाइडेड बाई 35.75, कितना आया ये, डिवाइड करेंगे तो 53.8461, इसको राउंड ऑफ करेंगे 53.85%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। फिर आते हैं हम लोग अर्निंग पर शेयर, अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो बताता है कि हमारा एक रिलेशन किसके बारे में बताता है, हमारा मार्केट प्राइस और हमारे अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे हम लोग जो अर्न कर रहे हैं उस पे मार्केट प्राइस के बारे में एक रिलेशन बताता है, मतलब कि हम एक शेयर जो अर्न कर रहे हैं उसमें मार्केट प्राइस कितना है। ठीक है, वो एक रिलेशन बताता है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ये होता है, दिस रेशियो टाइम्स में आता है, एक्सप्रेस करते हैं, और ये हमें बताता है कि हमारे जो हाउ मेनी टाइम्स द मार्केट प्राइस ऑफ
शेयर हमारा मतलब कितने टाइम्स मार्केट प्राइस है हमारे अर्निंग से, अर्निंग से कितना टाइम्स हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है ये हमें बताता है। ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेवेंस बताता है, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, ऑन द कंपनी। और क्या बताता है, फ्यूचर प्राइस के बारे में भी बताता है ये, रिगार्डिंग राइज इन द फ्यूचर प्राइस। अगर अच्छा रहा तो ये हमारे क्या बताएगा, हमारा प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, जितना ज्यादा होगा उतना फेवरेबल पोजीशन इन द मार्केट होगा। मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो जो ये है, प्राइस अर्निंग रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बताएगा कि हमारे फेवरेबल पोजीशन, मतलब मार्केट प्राइस और बढ़ने वाला है, अर्निंग से ज्यादा बढ़ने वाला है, मतलब जितना अर्निंग बढ़ेगा उससे ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो निकालते हैं। तो क्या निकालना है यहाँ पे, प्राइस अर्निंग रेशियो, क्वेश्चन क्या है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है एंड अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, डिवाइड करिए कितना आएगा, 9.5 टाइम्स। ठीक है, 9.5 टाइम्स। तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होता है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर आप सभी को पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें जरूरत है उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं और पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू।